हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है कोड 13 का मॉडल रिफॉर्म। चलिए तो देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, तो इसे हम भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने, कि इंडियंस की भागीदारी बढ़ाई थी शासन में। रूल जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसमें इंडियंस की भागीदारी बढ़ाई थी। भारत के राज सचिव जॉन मॉर्ले, और देखो इन्हीं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय मॉर्ले जो थे वो इंडिया के वाइस रॉय थे, और जो मिंटो थे वो सेक्रेटरी थे, जो ब्रिटेन में बैठकर काम कर रहे थे इंडिया के लिए। तो इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहा जाता है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा के बावजूद कि भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, बहुत कम भारतीयों को ऐसा अवसर मिला, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी उन्हें समान भागीदार के रूप में स्वीकार करने में झिझक रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कराया था। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के शासन में कुछ सुधारों की आवश्यकता को समझा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भी भारतीयों के अधिक सुधारों और स्वशासन के लिए आंदोलन कर रही थी। पहले कांग्रेस के नेता नरमपंथी थे, लेकिन अब उग्रवादी नेता बढ़ रहे थे, जो अधिक आक्रामक तरीकों में विश्वास करते थे। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा था कि महारानी विक्टोरिया 1858 में जो गुड गवर्नमेंट एक्ट आया था, जिसमें बोला गया था कि हम क्या करेंगे, अब भारतीयों के लिए ही रूल करेंगे और अच्छे से उनको देखभाल उनके करेंगे और उनके लिए ही शासन करेंगे। तो लेकिन इसके बाद भी कुछ मतलब इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे और भारतीयों के साथ अनफेयर हो रहा था। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में जब बंगाल विभाजन किया था, हमने पहले लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा कि 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन किया था, दो हिस्सों में बांट दिया था बंगाल को। तो इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विद्रोह चालू हो गया, लोग विद्रोह करना चालू कर गया। और हमने पहले भी देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गया था दो भागों में। पहले तो थे लिबरल्स, जो कि सोचते थे कि हम प्रे करेंगे, पिटीशन करेंगे और तब हम डिमांड करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही जाएंगे और डिमांड करेंगे जो भी हमें चाहिए, डिमांड्स हमारे। लेकिन जो इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इससे कुछ लोग नाखुश होकर INC से अलग हो गए और उन्होंने एक नया दल बनाया, जिसे कहते थे हम उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट। वो तो उनका मतलब करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब में बिलीव करते थे। तो इसके चलते भी ऐसा लगा उन्हें कि हमें, ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें कोई अधिनियम लाना चाहिए जिससे कि क्या हो कि जो भी हिंदू है, जो भी भारतीय है, वो थोड़े शांत हो जाए। चलते इन्होंने मॉर्ले रिफॉर्म को लाया। कांग्रेस ने 1906 में पहली बार होम रूल लीग की मांग की। सुधारों की आवश्यकता पर जोर देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में मॉर्ले से मुलाकात की। मॉर्ले कौन थे? हमारे सेक्रेटरी थे, इंडिया के सेक्रेटरी थे, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में बैठकर काम कर रहे थे। शिमला प्रतिनियुक्ति आगा खान ने नेतृत्व में कुलीन मुसलमानों ने एक समूह ने 1906 में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की अपनी मांग रखी। अब देखिए, यहाँ से आता है निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र। मतलब हम इंग्लिश में अगर बोले तो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रह रहे हैं वहाँ, या फिर कोई एरिया में जहाँ हिंदू रह रहे हैं, तो हमने क्या किया, उन्हें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा, उसे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुस्लिम को मुस्लिम वोट ही करेगा सिर्फ, तो वो तो जीत जाएगा, हिंदू को तो कोई फिर वोट नहीं करेगा। और हिंदू के एरिया में अगर हिंदू को सिर्फ वोट ही दिया जाएगा, तो फिर हिंदू जीत जाएगा, मुस्लिम को कोई वोट नहीं करेगा। तो यही था सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब जहाँ के कैंडिडेट्स होंगे मुस्लिम, वहाँ के सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, और जहाँ के हिंदू होंगे वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही करेंगे वोट। कभी क्वेश्चन में आया वन वर्ड में कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड कब की गई थी, तो 1906 में की गई थी। और किसने की थी? लॉर्ड मिंटो से की थी, कुछ कुलीन मुसलमानों ने की थी। ठीक है, जॉन मॉर्ले लिबरल सरकार के सदस्य थे और वो भारत की शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते थे। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या बात थी, क्यों मॉर्ले रिफॉर्म को लाया गया था, बैकग्राउंड क्या था लाने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का आकार बढ़ गया। तो देख सकते हैं विधान परिषद जो थे उनका आकार बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 सदस्य तक, 16 था पहला सदस्य, अब 60 कर दिया गया। बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषदें प्रत्येक में 50 सदस्य। प्रत्येक मतलब बंगाल में, मद्रास में और बम्बई और संयुक्त प्रांत की जो भी विधान परिषदें होगी, उसमें प्रत्येक में मतलब हर एक में 50 सदस्य होंगे। पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषदें प्रत्येक में 30 सदस्य। तो देख रहे हैं 16 से 60 कर दिया केंद्र विधान परिषद में। उसके बाद जितने भी प्रोविंशियल थे उसमें 50 कर दिया गया प्रत्येक में। अब पंजाब, बर्मा और असम में 30 सदस्य कर दिए गए।
उसके बाद है केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों में सदस्यों की 4 श्रेणियां इस प्रकार थी। पहला था पदेन सदस्य, गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के सदस्य, मनोनीत आधिकारिक सदस्य, सरकारी अधिकारी जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था, मतलब नॉमिनेट किया जाएगा, और मनोमित गैर, मतलब आधिकारिक सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोमित लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं थे। चौथा था निर्वाचित, मतलब इलेक्शन के द्वारा, भारतीयों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा निर्वाचित। ठीक है। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। स्थानीय निकायों ने एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करेगा। यह सदस्य बदले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतलब अभी हम देखते हैं ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसी तरह से इलेक्शन होता था कि मतलब कुछ आप लोगों को चुनकर भेज रहे हैं आगे, और वो लोग मिल करके आपके विधान परिषद के सदस्य को चुन रहे हैं। निर्वाचित सदस्य स्थानीय निकायों, वाणिज्य मंडलों, जमींदारों, विश्वविद्यालयों, व्यापारी समुदायों और मुसलमानों से थे। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे। हालांकि चूंकि कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया गया था, कुल मिलाकर गैर निर्वाचित बहुमत था। भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई। इसमें मुसलमानों ने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए थे और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। मैंने पहले ही कहा, ये कुछ कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा, और वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा। मतलब समझ लो कि मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम वोट करेगा, मतलब वो मुस्लिम के लिए मुस्लिम ही जीतेगा वहाँ पर। तो आप देख सकते हो सेपरेट इलेक्टोरेट या अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कहाँ की गई थी, तो 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रस्ताव पेश कर सकते थे। वे जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते थे। देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए आपको बोला गया कि ठीक है, इस मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आप जो विचार करेंगे, आप जो बात में पेश करेंगे, वो ज़रूरी नहीं कि हम अपनाएंगे। तो क्या उसमें कुछ फ़ायदा होगा जब तक वो बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको अपना नहीं होगा। तो जो भारतीय थे वो उसमें बजट जो आता था बनकर, उसमें बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर कुछ भी चेंजेस रहेगा तो वो चेंजेस, ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि चेंज होना ज़रूरी है जिस पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उस टॉपिक को लेकर के। तो ये कोई फ़ायदेमंद तो नहीं था इसे देखा जाए तो। वह पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं थी। लॉर्ड मिंटो ने सत्येंद्र पी सिन्हा को वाइस रॉय की कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया। तो वाइस रॉय की कार्यकारी मतलब वाइस रॉय काउंसिल का पहला सदस्य जो बने थे इंडिया के, जो भारतीय थे, वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा। नाम याद रखिएगा, वाइस रॉय काउंसिल के सबसे पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र पी सिन्हा। भारतीय मामलों के लिए राज सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नामांकित किया गया था। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के ऊपर 1909। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगी लिंक। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की। और अगर आपने मेरा इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लें। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, ये सब के वीडियोस मैंने बनाए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और एग्ज़ाम के रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो पढ़ाई करना चालू कर दो आप सब, बिकॉज अगले महीने तो एग्ज़ाम होगा ही, पक्का है। ठीक है, थैंक यू।